नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं का काव्य खंड हो, गद्य खंड हो और वर्णिका से संबंधित जितने भी पाठ थे, लगभग हम लोगों ने पढ़ा। और उसका हम लोगों ने सभी को लाइन बाय लाइन, एक एक पंक्ति पंक्ति जो होता है ना, लाइन, मैंने बताने का भरपूर प्रयत्न किया हूँ। हो सकता है उसमें कहीं कमी रह गई हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित कीजिएगा, ठीक है भैया। और उसका जो है कि अब केवल हमको सारांश बता देना है और आप लोग को थोड़ा सा व्याकरण खंड में हम लोग को यथाशीघ्र चलना है। बात समझ ना, थोड़ा सा मैं व्यस्त रहता हूँ तो मेरे भी कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसे ना चाहते हुए भी उसको समझ ना। और फिर भी क्या ही बोला जाए, बचपना है, थोड़ा सा इधर उधर मस्ती शरारती तो होते ही रहता है। देखिए, तो आइए मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा ये जो काव्य खंड है करबक, तो सर्वप्रथम हम लोग काव्य लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते कि लेखक जो है ना, ये नहीं भी रहते हैं लेकिन समझ ना, कभी मतलब अपने आप में एक अद्भुत छवि माना जाता है, समझ ना उनका। क्योंकि वे लोग अपने लेखनी के माध्यम से, कलम की के माध्यम से इतने गहराई तक वे लोग समाज में हो रही जो पनप रही समस्या हो, तमाम तरह की क्या बोलते हैं उलझने हो, कई सारे विवाद हो, समझे ना, उसको कलम के माध्यम से वे लोग व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता होगा। बात समझे ना। और सर्वप्रथम बात यहाँ पर सोचने की आती है कि ये लोग लिखते हैं उस समय जो सोच रहे थे, आज उससे कुछ आप उस दोनों में तुलना कीजिएगा। उस समय का लेखक जो लिख रहे हैं और आज का जो वर्तमान स्थिति है, लगभग कुछ ना कुछ उन दोनों में मिलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक उससे 100% सहमत हो, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने आप को आकलन करें कि मैं क्या समझ रहा हूँ और लेखक उस समय क्या समझ रहे थे। आखिर ये तो लोग भी हमारे समाज में कहीं न थे भैया, ऐसा तो बात नहीं ना है। खैर, और ज्यादातर लेखक को देखिएगा इन लोग का जो है ना, कि किसी का बचपना जो है बहुत गरीबी में बीता, तो तमाम तरह की बात मतलब समझ में आ रहा है कि ये कहा भी जाता है, सफलता साधनों का मोहताज नहीं होता। बात समझना, जज्बा होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, इच्छा, समझना। तो ये तमाम तरह की बात है। खैर, अब हम लोग पढ़ते हैं उससे पूर्व पाठ पर हम लोग चलने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। बात समझ, इसी बहाने हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। आप देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है कि 12वीं शती उत्तरार्ध अनुमानता है, इसका कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है कि 1492 में हुआ था। निधन जो है कि 1548 में भी अनुमानते हैं। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश के हैं, समझ। पिता मलिक शेख अमरेज, समझ ना, मलिक राजे अशरफ। गुरु इनके थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके गुरु कौन थे? सूफी संत कहीं आ सकता है। वृत्ति आराम में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरों में, बचपन में ही अनाथ, समझ, जिनका माता पिता ना हो, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। समझे ना, साधुओं के साथ ये लोग कहा भी करते हैं, संगत से गुण जाते हैं, संगत से गुण आता है, समझ ना। तो थोड़ा सा संगत का भी असर पड़ता है, तभी तो अपने लेखन के माध्यम से इस कदर भी आए कि भले आज हम लोग के समक्ष शरीर रूपी, समझ ना, भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन इनके विचार आज भी अमर है, जो कि आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, समझ ना। देखिए, व्यक्तित्व इनके चेचक के कारण रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित थे। बाई आंख भी नहीं था, कान भी नहीं था, बात समझना, मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत, स्वभाव था उनका जो संत फकीर की तरह था। सोचिए कैसे ऐसे लोग हैं, आंख नहीं था, कान भी नहीं था एक, फिर भी रूपहीन भी थे। तो लोग कहते हैं ना कि भाई रूप के पूजा ना होखला, गुण के पूजा होखला, ठीक बा। तो इस तरह की बात होता है। देखिए, थोड़ा सा मेरे भाषा में थोड़ा सा आप लोग पकड़िएगा तो थोड़ा सा गांव का जो होता है ना, ग्रामीण भाषा का मिश्रण आ जाता है, ये बात समझे ना। क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका परछाई हम लोग के साथ आ ही जाता है, कितना परछाई से बच के चलिएगा, समझे ना। तो कृतियाँ देखिए, इनका पद्मावत, एक पद्मावत
फिल्म भी आया था जिसे पद्मावती, उसके नाम को लेकर भी बहुत सारे विवाद भी हुए थे। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, समझ ना, कहरनामा, महरी बाई शेषा, मसला या मसलनामा, खंडित प्रति प्राप्त, इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरौत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है, समझना। तो ये तमाम तरह की बात हो गई, और इसको हम लोग एक बार पढ़ ले रहे हैं, समझ ना। चाहे आप देखिए ये सब पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या बोलते हैं ना, लेखन शैली थोड़ा सा आपका जो सुधार होता है, समझे ना। क्योंकि साहित्य का एक अपनी भाषा होता है, और आप पढ़ते राजनीतिक विज्ञान पढ़ते होंगे, आप इतिहास पढ़ते होंगे, तो उस शब्दों का एक मिश्रण होता है, एक शब्दों का खेल होता है, समझ ना। लिखने का शैली, रूपरेखा, बात समझ ना। तो मैं समझता हूँ कि एक बार इसको पढ़ लिया जाए, समझ ना। चलते चलते लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं का आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्रकृति और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत में ही रही हो, समझ ना। संस्कृत की बात करें, यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती आई। इसे हिंदी में प्रेम प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की कर्मक शैली में निबद्ध में ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। अवधि भाषा में जो उनका काव्य, किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृत्तों का विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी, समझ ना। ये अवधि भाषा कर रहा है किसके लिए, जो लोग किसान और कारीगर हैं। इस्लाम और उनके साथ तस्बुक सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्या काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप में मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। बात समझ ना। आप लोग कहीं कहीं लगता है कि पूर्ण विराम है, यहाँ पर भी नहीं रुक रहे, गाड़ी चली तो चलती रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक बार चलते चलते हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बात समझ ना, ससरी निगाहों से। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश समझ ना, नरेश राजा को कहा जाता है, रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है, समझ ना। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों में एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। तो प्रेम की पीर के कवि हैं, समझ ना। किसका आ सकता है, वैकल्पिक प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बात समझे ना। क्योंकि इसको बाद में फिर पढ़ने का मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आपको विषय वस्तु पढ़ने की है, उसको समझने का, लिखने का आपको अभ्यास करना होगा, समझ ना। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक गूढ़ आशाओं वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है यह कि विभिन्न पात्रों का अमित चित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदमान्य है, रस है, और चरित्रों उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है, जो पाठकों श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं, समझ, मनमोह कर लेते हैं, मन को मोह लेते हैं, मनोहर। इस प्रेम खान्या काव्य द्वारा विदेश और कला झगड़ा के उस यंत्र
यंत्रमय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक का जीवन विवेक से में विवेक से ऐसा मानवीय मेल है जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खाड़ जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत दो कर्मक अलग अलग संकलित है, समझ ना। यह पद्मावत के कर्मश प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वितीय की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम कर्मक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन का प्रकृति प्रात्यदृष्टों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। अंत के उपसंहार खंड से के लिए गए द्वितीय कर्मक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। भैया थोड़ा सा धैर्य बना कर रखे थे कि पढ़ना और पढ़ाना में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सभी तरह के छात्रों का थोड़ा सा हमको मतलब क्या ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। बात समझ, मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी बहाने आप लोग से तमाम तरह की समझ है ना बाधाएं हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, समझ ना भटकाव है। तो कभी मोबाइल पर चल जाइएगा, कभी रील्स देखने लगिएगा, समझ ना, तो कभी इन्हें जाइएगा उन्हें जाइएगा। तो हम सोचे कि अभी क्या ना पढ़ लो जाए। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पढ़ाई इतना भी सहज नहीं होती कि कोई भी आया पढ़ लेगा, थोड़ा धैर्य बनाना पड़ता है। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। रक्त की लेई समझ ना, लेई मतलब ये जोड़ा उड़ा जाता है गाँव में देखिए आज भी, मतलब मैदा उदा को बनाकर जोड़ते उड़ते, तो गोंद समझ ना, जिसको शहरवा में गम कहते हैं। गम है, गम तो सभी के पास है, खुशी किसी के पास नहीं है। ये मसला हो जाती है। जो गाढ़ी प्रीति के प्रेम के नयन जल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती रानी, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही। इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। समझ ना, ये बात समझ ना। फूल में बहुत सारे फूल होते हैं, शोभा के लिए होते हैं, अब फूल जो होते हैं सुगंध के लिए, तो उसका जो खुशबू जो है, गुलाब का देखिएगा, फूल झड़ जाता है, मुरझा जाता है, फिर भी उसकी खुशबू रह जाती है बहुत दिनों बाद। तो कवि यह सुगंध, उसको खुशबू का यह सुगंध, कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन यह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरफ पीछे रह जाएगी। जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है तो वो तो रह ही जाएगा ना, जैसा कर्म करेंगे तो उसका फल मिलना ही है। जो बोएगा सो काटेगा, बोया फिर बबूल का तो आम कहाँ से पाए, समझ ना। तो जैसी करनी उसी भरनी कहा भी जाता है, और कर भला तो हो भला, तो ये कहा जाता है। उसी के आधार पर कर्मों का फल हमारे गीता में भी उपदेश दिया गया है उस पर, तो समझ ना। तो हमारे कर्मों का ही कुछ फल रहते। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है, समझ ना। तो ये है। तो अब ये होगा कि भैया आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो भाग एक दूसरा कर्मक का रहेगा, क्योंकि ज्यादा मतलब होता है ना कि भाई बहुत बड़ा बन जाता है तो थोड़ा आप लोग को लगता है कि क्या ही है, समझ ना। तो मैं समझता हूँ अब लेखक परिचय हो गया, लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय तरह के था, तो उसको मैंने बताने का प्रयत्न किया हूँ। अब हम लोग
दूसरे भाग में मिलते हैं, जो कि कर्बक को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।